नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी जी द्वारा रचित पटकथा रजनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। पटकथा पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई उस कथा को कहते हैं जिसे रजत पट पर फिल्माया जा सके। पटकथा टेलीविज़न के लिए भी हो सकती है। जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे पर फिल्माने के लिए पटकथा लिखी जाती है। पटकथा द्वारा फिल्म या टीवी धारावाहिक के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। 90 के दशक में जब लगभग सभी घरों में दूरदर्शन देखा जाता था, बुनियाद और हम लोग जैसे कार्यक्रम लोगों के दिलो दिमाग में अपना गहरा प्रभाव जमाकर लोकप्रिय हो रहे थे। उन्हीं दिनों बासु चटर्जी के निर्देशन में रजनी धारावाहिक प्रसारित हुआ, जिसकी मुख्य पात्र थी रजनी नाम की एक साधारण महिला जो जुझारू और इंसाफ पसंद थी। धारावाहिक की हर कड़ी में रजनी किसी न किसी राजनीतिक या सामाजिक समस्या से जूझती नजर आती थी। उन दिनों रजनी हर घर की पहली पसंद बन चुकी थी। रजनी का किरदार उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर द्वारा निभाया गया था। इस अध्याय में रजनी धारावाहिक का एक अंश है जिसमें व्यवसाय बनती जा रही शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। इस रोचक पटकथा को पढ़ने से पहले हम इसकी लेखिका मनु भंडारी जी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। मनु भंडारी जी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। उनका जन्म 1931 भानपुरा राजस्थान में हुआ। मनु जी हिंदी की मशहूर कहानी लेखिका हैं। छठे दशक में जब नई कहानी आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय मनु जी ने अपनी कहानियों द्वारा इसमें विशेष योगदान दिया। उनकी कहानियाँ मध्यम वर्गीय परिवारों, नारी जीवन और समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों पर आधारित हैं। मनु जी की कहानियाँ आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। उनकी विभिन्न रचनाओं में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह हैं। उपन्यासों में आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। उन्होंने पटकथाएं लिखीं जिनमें रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण हैं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें हिंदी अकादमी दिल्ली शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान आदि शामिल हैं। कोई भी नाटक या कथा पात्रों के बिना संभव नहीं है। रजनी पटकथा के जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं अमित, लीलाबेन, रजनी, रजनी का पति, हेडमास्टर, शिक्षा निदेशक, संपादक और चपरासी। इस कहानी में रजनी को एक समाज सेविका के रूप में दिखाया गया है। उसके पड़ोस में लीलाबेन नाम की एक महिला रहती है, जिसका बेटा अमित पढ़ाई में होशियार है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में उसे गणित विषय में काफ़ी कम अंक मिले। रजनी के पूछने पर अमित बताता है कि ऐसा ट्यूशन न पढ़ने के कारण हुआ है। यह सुनकर रजनी को आश्चर्य होता है कि जब बच्चा पढ़ाई में होशियार है तो ट्यूशन की क्या आवश्यकता। इस पर अमित का कहना है कि जब मास्टर जी कहें तो ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। यह सुनकर रजनी आग बबूला हो जाती है और अमित को इंसाफ दिलाने का संकल्प करती है। रजनी किसी भी कीमत पर अन्याय न सहन करने वाली महिला है। वह अमित के स्कूल आकर हेडमास्टर से इस बारे में बात करती है। वह अमित की वार्षिक परीक्षा की कॉपी देखना चाहती है। हेडमास्टर साहब रजनी की बात को यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि विद्यालय में वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने का कोई नियम नहीं है। रजनी यह सुनकर झल्ला जाती है।
रजनी एक साहसी महिला है। वह एक बार जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। वह इस मामले को बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पास ले जाना चाहती है, लेकिन डायरेक्टर साहब का चपरासी साहब के व्यस्त होने का बहाना करके उसे अंदर जाने से मना कर देता है। वहीं एक अन्य व्यक्ति चपरासी को 5 रुपए की रिश्वत देकर अंदर चला जाता है। क्रोध से भरी रजनी जबरदस्ती डायरेक्टर साहब के केबिन में घुस जाती है और स्कूलों के मनमानी की समस्या बताती है। डायरेक्टर साहब रजनी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी सहायता करने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि ट्यूशन पढ़ना और पढ़ाना छात्र तथा अध्यापक के बीच का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। रजनी गुस्से में भरकर कहती है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए। रजनी एक दृढ़ संकल्प वाली महिला है। शिक्षा निदेशक की बातों से उसका इरादा कमजोर नहीं पड़ता। अमित और उसके जैसे अनेक बच्चों को न्याय दिलाने के लिए रजनी ने कमर कस ली थी, इसलिए वह पीछे नहीं हटती। वह मीडिया का सहारा लेती है। मीडिया को जनता की आवाज कहा जाता है। रजनी अखबार के संपादक से इस समस्या के लिए सहायता मांगती है और लीलाबेन जैसे कई माता पिता को जागरूक करके आंदोलन के लिए प्रेरित करती है। रजनी और संपादक के सम्मिलित प्रयासों से एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें ट्यूशन जैसे धंधे पर चर्चा की जाती है। सभी इस समस्या की गंभीरता पर चर्चा करते हैं। अभिभावकों और अध्यापकों की इस बैठक में ट्यूशन को लेकर एक और सच्चाई सामने आती है, जिससे अब तक सभी अनजान थे। बैठक में एक अध्यापक ने बताया कि ट्यूशन पढ़ाना शिक्षक की मजबूरी है, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता है। कहीं कहीं तो कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ऐसे में शिक्षक के पास ट्यूशन के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। इस द्विपक्षीय समस्या पर चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि अध्यापक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए ट्यूशन जरूर पढ़ाए, लेकिन अपने स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। इस नियम को तोड़ने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हैं। इस तरह अपने दृढ़ संकल्प और जुझारू स्वभाव के चलते रजनी अमित जैसे होनहार छात्रों को न्याय दिलाने में सफल होती है। और अब बात करते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता और संपादक रजनी का साथ न देता? इसका उत्तर होगा, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है शिक्षा का व्यवसायीकरण। स्कूल के अध्यापक बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ने के लिए विवश करते हैं और ट्यूशन न लेने पर वे उनको कम अंक देते हैं। यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो यह समस्या सामने ही नहीं आती और न ही रजनी इसे आंदोलन का रूप दे पाती। बच्चों और अभिभावकों को ट्यूशन के शोषण से पीड़ित होना पड़ता। अगर संपादक रजनी का साथ न देता तो यह समस्या कम लोगों के बीच ही रह जाती। कम संख्या का बोर्ड पर कोई असर नहीं होता और आंदोलन पूरी ताकत से नहीं चल पाता। अगला प्रश्न है, रजनी पाठ का प्रतिपाद्य या मूल समस्या क्या है? इसका उत्तर होगा, यह पाठ शिक्षा के व्यवसायीकरण, ट्यूशन के रैकेट, अधिकारियों की उदासीनता और आम जनता द्वारा अन्याय का विरोध आदि के बारे में बताता है। यह हमें अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा देता है। यह पाठ सिखाता है कि यदि अन्याय को नहीं रोका गया तो वह बढ़ता जाएगा। अन्याय का विरोध समाज को साथ लेकर ही हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की सहभागिता के बिना सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न है,
सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर होगा, सरकारी कार्यालय में आम आदमी को परेशान किया जाता है। यहाँ हर कदम भ्रष्टाचार है। अधिकारी अंदर खाली बैठे रहते हैं, लेकिन बाहर बिजी होने का संदेश भिजवा दिया जाता है। चपरासी भी रिश्वत लेकर ही मुलाकात करने वालों को साहब से मिलने भेजता है। अधिकारी का रवैया काम को टालने वाला होता है। उसे जनता से कोई लेना देना नहीं होता। चौथा प्रश्न है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप किसे सबसे ज़्यादा गुनहगार मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस संवाद के संदर्भ में हम सबसे अधिक अत्याचार करने वाले को दोषी मानते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से चल रही दुनिया में पहले ही बहुत कष्ट और तकलीफ़ें हैं। अत्याचारी उन्हें अपने कारनामों से और बढ़ा देता है। वह स्वयं ऊपर से खुश दिखाई देता है, पर उसकी आत्मा ही जानती है कि वह गलती कर रहा है। उसके द्वारा जिसे सताया जाता है वह भी कष्ट उठाता है और उसकी आत्मा भी कष्ट उठाती है। इसलिए वह कष्ट से मुक्त होने का उपाय सोचता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। अधिकतर यही होता है। इसलिए अत्याचारी ही कष्ट का प्रथम कारण होने की वजह से अधिक दोषी है।